हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर एसएससी, जीडी और सीटेट को ध्यान में रखते हुए हिंदी और पॉलिटी की क्लास चल रही है। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को समझते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स समास। जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो आज का हमारा टॉपिक है समास। आज हम लोग देखेंगे समास की परिभाषा और उसके कितने भेद होते हैं और उनके उदाहरण। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समास की परिभाषा देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स समास। तो चलते हैं, समझते हैं। संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। क्या फ्रेंड? संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। अब इसको दूसरे शब्दों में समझ लें। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। क्या है फ्रेंड्स? यानी कि संक्षेप में हम किसी शब्द को लिखना ही, यानी संक्षिप्तीकरण ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है फ्रेंड्स। अब आगे क्या लिखा है, इसको समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का, यानी क्या है फ्रेंड्स? कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र शब्द को, यानी कि इसमें क्या होगा कि कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, यानी इस तभी तो संक्षेप में हो जाएगा। तो स्वतंत्र शब्दों को हम समास कहते हैं। उदाहरण में समझ लीजिए फ्रेंड्स। उदाहरण आपको दिख रहा है। उदाहरण में क्या है? दया का सागर। तो यहाँ पे देखिए, जो कारक चिन्ह क्या देखें, का जो है एक कारक चिन्ह है। देखिए, इसका समासिक शब्द बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दया सागर। देखिए, कारक चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं हुआ? तो दया सागर, यानी कि ये आपका समास का एक छोटा सा उदाहरण है। अब आगे समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। समास का मतलब क्या है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि उसको संक्षेप में लिखना, उसके कारक चिन्हों को का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब समझते हैं, जो ऊपर उदाहरण दिया उसी को समझ लें। इन उदाहरण में देखिए, दया और सागर, इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले, यानी कि का जो है, का शब्द जो है था ना, का प्रत्यय का लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बना। क्या बना? दया सागर बना। अब नीचे लिखा है फ्रेंड्स, समास के परंपरागत 6 वेद होते हैं। आपसे पूछेगा समास के कितने वेद होते हैं, तो क्या बताएंगे? समास के 6 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते इसको समझते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय, पांचवा अव्ययी और छठवां बहुब्रीहि समास। तो चलते हैं फ्रेंड, एक एक करके सबको हम अच्छे से समझते हैं। तो पहला आ गया फ्रेंड्स द्वंद्व समास। तो चलते हैं हम द्वंद्व समास को समझते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो। तो याद रखिएगा, द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। अब इसको आगे समझ लीजिए। अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द, यानी क्या लिखे? संयोजक शब्द का लोप हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। अब पहले मेरी बात सुन लीजिए। द्वंद्व समास की पहचान क्या है कि दो जो शब्द होंगे उसमें क्या योजक चिन्ह लगेगा, पहली पहचान। दूसरी, जैसे माता पिता आएगा तो उनके बीच में क्या और शब्द लिखा होगा, दूसरी पहचान। और तीसरी में क्या होगा फ्रेंड्स कि ज़्यादातर ये कहते हैं दोनों शब्द में क्या विलोम होते हैं, ज़्यादातर विलोम देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अब उदाहरण को हम समझते हैं। ये 3 पहचान आप याद रखिएगा जो मैं बता दिया हूँ द्वंद्व समास। तो पहला उदाहरण दिया क्या फ्रेंड्स? माता और पिता। तो देखिए, यहाँ पे माता पिता में और शब्द आ रहा है और यहाँ पे दिया है, इसमें योजक चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है? अब माता पिता क्या है? विलोम भी है। और दूसरा समझ लेते हैं राम और कृष्ण। तो राम और कृष्ण में योजक चिन्ह भी लगा है और इसमें और शब्द भी देखने को मिल रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? अब देखिए, भाई और बहन, और शब्द भी है और इसमें देखिए भाई बहन क्या एक तरह से विलोम भी हो जाएगा। चौथा पाप पुण्य, इसमें देखिए और शब्द भी है और योजक चिन्ह भी है और देखिए क्या है, एक दूसरे के विलोम भी हैं। और छठवां, ये चौथा क्या है? सुख दुख, ये भी एक दूसरे की विलोम है और शब्द भी और योजक चिन्ह भी आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब द्विगु समास को समझते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक हो, यही इंपॉर्टेंट है।
तो क्या द्विगु समास कहलाता है, संख्यावाचक हो। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। अब चलते इसको डायरेक्ट हम क्या समझते हैं फ्रेंड्स, उदाहरण से समझते हैं। तो पहला क्या दिया है फ्रेंड्स, नवरत्न। तो नौ रत्नों का समूह, देखिए आपको 9 दिख रहा है कि नहीं, 9, ये क्या है, संख्यावाचक हो गए। इसका मतलब जहाँ पे संख्यावाचक देखो डायरेक्ट कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो आगे समझते हैं, सप्तद्वीप का क्या हो जाएगा, 7 द्वीपों का समूह। तो यहाँ पे देखिए पहला पद क्या है, पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है कि नहीं, 7 आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये द्विगु समास में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब त्रिभुवन, इसका जब करेंगे तो क्या, 3 भुवनों का समूह। तो देखिए पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है कि नहीं फ्रेंड्स। और चौथा क्या आ जाएगा, सतमंजिल, यानी कि 7 मंजिलों का समूह। तो पूर्व पद क्या आ जाएगा, संख्यावाची होगा, तो वो कहाँ आ जाएगा, द्विगु समास में जाएगा। अब आगे समझते हैं, तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तो इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जिस समास में पूर्व पद क्या हो, गौड़ हो तथा उत्तर पद प्रधान, यानी कि तत्पुरुष समास में क्या हो फ्रेंड्स, उत्तर पद प्रधान होगा। तो क्या तत्पुरुष समास कहलाता है, दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप। परसर्ग का मतलब क्या है, कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, परसर्ग का मतलब क्या होता है, कारक का क्या होगा, इसमें लोप होगा। तो परसर्ग का लोप के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भेद में, आप तो पूछेगा तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 6 भेद होते हैं। तो अब समझते हैं पहले कौन सा भेद है। इसमें क्या है, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को का लोप होगा। इसमें क्या होगा, को का। तो पहला देख लेते हैं फ्रेंड, मतदाता, यानी कि मत को देने वाला। मतदाता में देखिए को का लोप है ना, मत को देने वाला। दूसरा उदाहरण है गिराकोट। गिराकोट में आपको को का चिन्ह तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें देखिए गिरा को काटने वाला। तो ये कर्म तत्पुरुष में आ जाए, जहाँ पे को का चिन्ह आएगा वो कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा, यानी कि तत्पुरुष समास में हम दूसरा देख लेते हैं, करण तत्पुरुष, जिसमें क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, देखिए से शब्द आ रहा है कि नहीं, से का चिन्ह आ रहा है। मुंह मांगा, यानी कि मुंह से मांगा, से का चिन्ह आ रहा है। गुणहीन, यानी कि गुणों से हीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब तत्पुरुष समास में अब तीसरा देख लेते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। इसका पहचान क्या है फ्रेंड, इसमें क्या होगा, के लिए आएगा, ठीक है। तो पहले क्या है, हथकड़ी, यानी कि हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह, देखिए के लिए इसका चिन्ह होता है। युद्ध भूमि, यानी कि युद्ध के लिए भूमि। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपादान तत्पुरुष। तो देखिए कर्ण तत्पुरुष और आपादान तत्पुरुष दोनों का चिन्ह क्या है, से, लेकिन आपादान तत्पुरुष में अलगाव की स्थिति में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, धनहीन, या धन से हीन, यानी कि उससे हीन है, यानी कि उसके पास धन ही नहीं है, यानी कि अलगाव की स्थिति आ रही है। दूसरा क्या, भयभीत, यानी कि भय से भीत। और अंतिम क्या है, जन्मांध, यानी कि जन्म से अंधा। यहाँ पे अलगाव की स्थिति जहाँ पे आएगी वहाँ पे जैसे गुणहीन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपदान तत्पुरुष में आ जाएगा। अब पांचवा समझ लेते हैं, संबंध तत्पुरुष। संबंध का मतलब क्या होता है, इसका चिन्ह क्या है, का, के, की, ना, ने, नी, रा, दे, दी आपको देखने को मिलेगा। इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताते चल रहा हूँ। देखिए प्रेम सागर, यानी कि प्रेम का सागर, देखिए यहाँ पे का चिन्ह आया कि नहीं आया। उसी तरह देखिए दिनचर्या, दिन की चर्या, यहाँ पे की आ गया, का, के, की, ना, ने, नी, रा, दे, दी कुछ भी आएगा। और आप यहाँ पे क्या दिया है, भारत रत्न, भारत का रत्न, का चिन्ह आएगा कि नहीं, ये संबंध तत्पुरुष में आ जाएगा। अब आगे समझ लेते हैं अधिकरण। इसका साइन क्या है, मे पर। आप नोट करते हुए चलिए, यहाँ पे है नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण समझ लीजिए, नीति निपुण, यानी नीति में निपुण, इसमें मे पर चिन्ह होता है। आत्मविश्वास, आत्म पर, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, यानी कि घोड़े पर सवार, ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें दीजिए ताकि हम और अच्छा कर सकें। अब चलते हैं फ्रेंड्स कर्मधारय समास को समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जिस समास में पूर्व पद क्या हो, विशेषण हो
और उत्तर पद विशेष हो। अब आप कहें कि विशेषण क्या होता है, तो इसको भी समझ लीजिए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो, विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाते हैं। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इनके उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ये क्या आ जाएगा, यानी कि क्या, इसकी विशेषता बता, मिर्च की विशेषता बता रहा है। मिर्च कैसी है, काली है। नील कमल, मैंने नीला है जो कमल, यानी कि कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीत माने पीला, यानी कि पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कर्मधारय समास समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, समझ लेते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो फ्रेंड इसका मैं पहचान बता देता हूँ, अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानते हैं। इसमें आप नोट कर लीजिए, पहला लिखिए अनु आ, यानी कि पूर्व पद क्या, यानी कि पहला पद क्या होगा, इसी से शुरुआत होगा। अनु आ प्रति भर, क्या हो जाएगा, भर। इसको पहले नोट कर लीजिए, मिटाने जा रहा हूं फ्रेंड्स। अनु आ प्रति भर, अनु आ प्रति भर, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसको मिटा दूं। अनु आ प्रति भर, ये अव्ययी भाव समास की पहचान है। प्रति भर, यथा, यावत और हर, ये अव्ययी भाव समास की पहचान है। और ये भी बता दूं कि जो अव्ययी भाव समास होते हैं, या जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग जो किसी शब्द से पहले जो उपसर्ग लगे होते हैं, ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब, ये जो मैं लिखवाया हूँ फ्रेंड अभी, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास की पहचान है। ये शब्द से पहले आपको देखने को मिलेंगे, इससे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। चलते हैं उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण दिया यथा स्थान, यानी कि यथा, देखिए आपको यथा मिलने की नहीं देखने को, यानी कि स्थान के अनुसार। तो यथा आप तुरंत पकड़ जाएंगे कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। आजीवन हमने लिखवाया है, अनु आ हमने शुरू में लिखा है, तो आजीवन, आ शब्द आ गया कि नहीं, यानी कि जीवन भर। ये तो इसका बता रहा है कि जीवन, आजीवन का मतलब जीवन भर होता है। देखिए आजीवन, यानी कि आ शब्द आ गया, तुरंत पकड़ लेंगे क्या हो जाएगा कि अव्ययी भाव समास के अंतर। प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन, हमने जो लिखवाया है देखिए तुरंत पकड़ लेंगे। यथा समय, यानी कि समय के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ आपको अव्ययी भाव समास और अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैं लिखवाया उसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड, अब बहुब्रीहि समास को समझते हैं। जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष, यानी कि एक तीसरे अर्थ का बोध है। बहुब्रीहि समास में क्या, तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो ये भी बता दो कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है। तो पहला उदाहरण समझ लेते हैं। महात्मा, आपको महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। तो इसमें क्या, तीसरे पद क्या होता है, प्रधान हो रहा है, यानी कि महान आत्मा है जिसकी, अर्थात क्या, ऊंची आत्मा वाला, यानी कि एक तीसरा, आपको एक तीसरा अर्थ का बोध होगा। और दूसरा क्या है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। तो ये तीसरा अर्थ निकल के आया कि नहीं आया। उसी तरह हो जाएगा लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, अर्थात गणेश जी। तो गणेश जी, ये तीसरा अर्थ क्या आपको देखने को मिलेगा। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।